तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्व मंथन का भाग तीसरा। परंतु वह अवतार आएगा कहाँ से? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से हमारे आयाम में आए क्षुद्र ग्रहों के खतरे से भी अनजान नहीं है हम। बढ़ती हुई पाप शक्तियों पर काबू पाने और महारावण को परास्त करने के लिए हमें भी समुद्र मंथन करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सतयुग में देवताओं और असुरों ने किया था। परंतु मंथन के लिए देवता और असुर कहाँ से आएंगे? देवता और असुर ना सही, उनके प्रतिनिधि ही सही। यह समुद्र मंथन धरती पर उपस्थित महानायक और महाखलनायक करेंगे। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उतने समय के लिए महारावण को कांख में दबा कर रखने वाला कोई बाली मिल जाए। हाँ, जान छूटी उन महारथियों से। असुर, एक असुर का इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि योद्धा की पवित्र ध्यान भूमि पर अपने कदम रखे? लगता है आपके जीवन के अंतिम क्षण आ गए हैं श्रीमान असुर। हाँ, तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। पुराने जख्म। तिरंगा की तरह शुक्राल भी स्तब्ध क्यों हो गया है? यह नहीं हो सकता। मिथ्याकांड मेरे अंतर्मन में दबे हुए उस जख्म को कुरेद रहा है जिसे मैंने आज तक सीने में दफन करके रखा था। यह सिलसिला आरंभ हुआ था जब अभय देशपांडे दिल्ली के भारत नगर में रहने वाला एक आम लड़का था। एक आम लड़का जिसके दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। तुम 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती होना चाहते हो बच्चे? यह कोई खेल नहीं है। जाओ घर जाओ और खिलौने वाली बंदूक से खेलो। इन हाथों में बंदूक थमा कर देखिए। सरहद पार के दुश्मनों की चित्कारें आपको यकीन दिला देगी कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा और देश के दुश्मनों को जड़ से मिटाने का जुनून उसकी उम्र की सीमाओं से मात खा रहा था। पर उस दिन उस घटना ने उसके जुनून के सैलाब को वह हवा दी कि सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली के व्यस्त सरोजनी नगर मार्केट में हुआ था वो आतंकी हमला। खुद को रोक ना पाया वह लड़का। जब तक पुलिस या आर्मी पहुंचेगी तब तक तो लाशों से पूरा मार्केट पट चुका होगा। नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने शहर को शमशान नहीं बनने दूंगा मैं। उफ, यह पानी की धार कौन मार रहा है? उधर देखो, वह काफिर का पिल्ला टैंकर पर चढ़ा हुआ है। वह मूर्ख सोचता है पानी से मौत को रोक सकता है। छलनी कर दो इसे ही सबसे पहले। छलावे की तरह अपने स्थान से उछला वह लड़का और पानी को मौत बनाने का सामान अपने कब्जे में कर लिया। उन मौत के सौदागरों के लिए पानी को भी बारूद बना दिया था उस 16 साल के लड़के ने। पलक झपकते ही मौत बचने वाले खुद मौत के गुलाम बन गए। मौत बेचने वाले खुद मौत के गुलाम बन गए। एक्स स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। मौत का जो धमाका उस लड़के ने किया था उसकी गूंज इतनी दूर तक गई थी जिसका उसे अंदेशा भी नहीं था। कौन सी जगह है यह? कहाँ लाया गया है मुझे? तुम इस समय हिंदुस्तान की सबसे खुफिया सुरक्षा एजेंसी एक्स स्क्वाड के हेडक्वार्टर में हो लड़के, और मैं हूँ एक्स स्क्वाड का लीडर कर्नल एक्सरे। एक्स स्क्वाड? मैंने कभी ऐसी किसी सुरक्षा एजेंसी के बारे में नहीं सुना। एग्जैक्टली। आज तक देश के किसी भी आम नागरिक ने इस संस्था का नाम नहीं सुना, क्योंकि यह संस्था रॉ से भी अधिक गुप्त और इसकी कार्य प्रणाली मिलिट्री से भी अधिक जटिल व विस्तृत है। कैसी कार्य प्रणाली? देश के दुश्मनों को रास्ते से हटाने की कार्य प्रणाली। पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में छुपे हुए आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले दलाल, जिन पर प्रत्यक्ष पुलिस या सीबीआई सीधे हाथ नहीं डाल सकती, उन्हें रास्ते से हटाने का काम एक्स स्क्वाड का है। हमारी समस्या वह ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने वाले आतंकवादी नहीं है जिन्हें तुमने मारा था। हमारी समस्या वे ऊंची पहुंच वाले लोग हैं जो दीमक बनकर अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहे हैं।
जब तक घर के भेदी खत्म नहीं होंगे तब तक इन ग्राउंड लेवल आतंकियों को खत्म नहीं किया जा सकता। तुम 10 मारोगे, ये लोग 1000 और खड़े कर देंगे। वर्षों से एक्स स्क्वाड कमांडोज बिना किसी नजरों में आए गुप्त रूप से इन घर के भेदियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। अगर यह संस्था इतनी गुप्त है तो आप अपने राज मेरे सामने क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमारी मैन पावर बेहद सीमित है। मिलिट्री के सबसे एलिड 1,00,000 कमांडोज में से कोई एक ही ऐसी योग्य होता है जो उससे एक्स स्क्वाड में चुना जाए। हमारे काम में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती इस एजेंसी के भेद दुनिया के सामने खोल सकती है। सो वी नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इसलिए हमने तुम्हारा चुनाव किया है। एक लड़का जिसमें देशभक्ति के जुनून की इतनी आग है कि पानी को बारूद बनाकर आतंकियों को खाक कर दे उसकी जगह, और उसकी ज़रूरत यकीनन एक्स स्क्वाड में ही है। अगर मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं तो आप क्या करेंगे? अब तो मैं आपका यह राज जान चुका हूँ। वही जो हम उन लाखों कमांडोज के साथ करते हैं जो कि एक्स स्क्वाड की चयन स्पर्धा में असफल हो जाते हैं। हम उनका ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग से एक्स के बारे में उनकी सभी सीमितताएं मिटा देते हैं। अपने जीवन के हर एक पल उसने देश के दुश्मनों को मिटाने का सपना देखा। भला पीछे कैसे हट जाता वो? साल भर तक जटिल प्रशिक्षण से गुजरा लड़का, ऐसी प्रशिक्षण जिसमें मिलिट्री की सख्त से सख्त कमांडोज भी असफल हो जाते हैं, पर उसकी देशभक्ति के जुनून के आगे हर विषमता बौनी साबित हुई। देश के सर्वोत्तम मिलिट्री ट्रेनर्स ने उसे मिलिट्री की हर विधा, हर बारीकी के साथ प्रशिक्षित किया। साल भर तक कर्नल एक्सरे के नेतृत्व में प्रशिक्षण की भट्टी में तपकर तैयार हुआ वह हथियार, जिसे नाम दिया गया एजेंट देशभक्त। अगले 1 साल में एजेंट देशभक्त एक्स स्क्वाड का सबसे लीथल वेपन साबित हुआ। 18 वर्ष का होने तक वह इतने करप्ट क्रिमिनल्स व टेररिस्ट को मार चुका था जितने कोई सिपाही अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मार पाते। उसका उसूल सीधा था, आतंकवाद खत्म करने का एक ही तरीका है, आतंकवादी को खत्म कर दो। एजेंट देशभक्त का वह मिशन भी उसके पिछले मिशन जैसा ही था। उससे पहले भी उसने सैकड़ों बार आतंकियों और उनके रहनुमाओं को मौत के घाट उतारा था, पर इस बार उसकी छठी इंद्री उसे कहीं कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे रही थी। धर्मार्थ शास्त्री, पर धर्मार्थ शास्त्री का नाम तो देश के सबसे बड़े समाजवादियों में से है। इनकी चलाई संस्था व ट्रस्ट अनगिनत गरीब और बेसहारे लोगों को सहारा देते हैं। जो लोग असह्य बीमारियों के लिए इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए इन्होंने हर शहर में चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाए। अधर्म तक जाने वाला मार्ग हमेशा धर्म से ही होकर गुजरता है। धर्मार्थ शास्त्री का यह सब धर्म कर्म वास्तव में कवर अप है, एक पर्दा है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए। यह फोटोग्राफ्स देखो, धर्मार्थ शास्त्री के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा, पक्का सबूत। इन फोटोग्राफ्स में तो वह पाकिस्तान के टॉप टेररिस्ट मास्टरमाइंड के साथ नजर आ रहा है, यानी बात पक्की है। धर्मार्थ शास्त्री देशद्रोही है और हर देशद्रोही के लिए एजेंट देशभक्त ने एक ही सजा मुकर्रर की है, सजा ए मौत। नहीं रुको। जाने क्यों उसका दिल भी उस दिन उसको रुक जाने को कह रहा था। उंगलियां ट्रिगर पर कसने से इनकार कर रही थी, पर उसके पास समय कम था और आखिरी फैसला वह कर चुका था। मौत के शोले उसके आदेश पर निकले जरूर, पर उन्होंने जिस जिस्म में पनाह पाई उसने अभय की रूह फना कर दी। धर्मार्थ शास्त्री की 8 वर्षीय बेटी एजेंट देशभक्त के मौत के फरमान और अपने पिता के बीच दीवार बन गई। उस मासूम दीवार के साथ एजेंट देशभक्त का पूरा वजूद भरा कर गिर रहा था। जाने उसने अंगिनत ली थी, पर उस दिन वह हत्यारा बन गया था। अवनी, मेरी बच्ची, यह क्या किया तूने? हत्यारे, मेरी मासूम बच्ची का खून तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तेरे सिर चढ़कर बोलेगा ये खून। वाकई वह खून उसके सर चढ़कर बोला। अपनी सूझ बूझ खो बैठा वह, खुद को फांसी पर चढ़ा दिए जाने की काबिल मान बैठा।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एजेंट देशभक्त, होश में आओ। जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ कर्नल, मैं खुद को कानून के हवाले करूँगा। एक मासूम बेगुनाह के कत्ल के लिए मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। आज एहसास हुआ मुझे कर्नल कि जब मैं किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकता तो किसी की ज़िंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है मुझे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे देशभक्त। तुम्हारे कानून के सामने जाने से एक्स स्क्वाड का वजूद दुनिया के सामने खुल कर आ जाएगा, जो कि हम कतई नहीं होने दे सकते। मैं खुद कानून से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फांसी से कम सज़ा ना दी जाए। तुम्हारे पीछे मैंने एक बैकअप टीम भेजी थी जिसने तुम्हें नाकाम होते देख धर्मात्र शास्त्री को ख़त्म कर दिया, और पुलिस के सामने यह बात भी स्थापित कर दी गई है कि घर में चोरी के इरादे से घुसे किसी अपराधी ने बाप बेटी को मार दिया। यह संभव नहीं है कर्नल, मैं इस अपराध बोध के साथ जीवित नहीं रह सकता। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने फर्ज अपने कर्तव्य को याद रखो बस। फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एजेंट देशभक्त को ख़त्म करना होगा। एक्स स्क्वाड की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उस लड़के के दिमाग से एक्स स्क्वाड से जुड़ी सभी स्मृतियाँ मिटा दी गई। एजेंट देशभक्त का वजूद संसार से मिट गया। बचा तो सिर्फ अभय देशपांडे, जो कि 16 साल की उम्र में सरोजनी नगर मार्केट में हुई आतंकी घटना से बुरी तरह घायल होकर 2 साल तक कोमा में रहा। अभय का बीता हुआ कल भले ही बदल गया था, लेकिन आने वाला कल बदलना उसके वश में नहीं था। पर भारत नगर के उस दंगे में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा को जन्म दे दिया। एजेंट देशभक्त खत्म हो गया, पर अभय के भीतर का देशभक्त अब भी जिंदा था। मिथ्याकार ने मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहीं दमित एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को पुनः मेरे सामने ला खड़ा किया है। अब क्या बीता हुआ कल जो मैं भूल बैठा था, उससे दोबारा याद दिलाया है मुझे। पर क्यों? आखिर क्यों? ओह, यह जल्लाद, समझ गया। मिथ्याकार मेरे अवचेतन की दमित इच्छाओं को उभार रहा है। उसने मेरी एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को इसलिए याद दिलाया है ताकि एजेंट देशभक्त ने अपने लिए सजाए मौत की जो सजा मुकर्रर की थी उसे पूरा किया जा सके। चतुर्थ अध्याय समाप्त। महागुरु प्रेतिल, हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सदम और ड्रैकुला पर जेकब और एंथोनी ने लगभग काबू पा ही लिया था, पर इस बार्डेलो और इसकी सैनिकों ने ऐन समय पर आकर सब गड़बड़ कर दी। प्रलय का आरंभ यह ईरी पृथ्वी और नरक के बीच की दुनिया का द्वार तो पृथ्वी पर खुल ही चुका है। अब नरक का द्वार भी पृथ्वी पर खुलने वाला है। शीघ्र ही यह दुनिया नरक बनने की कगार पर पहुंच जाएगी। पंचम अध्याय आरंभ। रक्त स्नान। बार्डेलो कभी कोई युद्ध नहीं हारता मुर्दे, और एंथोनी कभी जीत हार के लिए नहीं लड़ता जंगली सुअर। इस धरती पर इंसानों के मन में ही इतना पाप है जो धरती को नरक बनाने के लिए काफ़ी है। यहाँ तुम शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उफ, ठंडी आग के धमाके। मुझे नहीं पता था कि एंथोनी ऐसा भी कर सकता है। प्रेत यानी कि कैद ने इसकी शक्तियाँ परिष्कृत कर दी है। ईरी, इसकी सभी शक्तियों का पता तो आने वाले समय के साथ ही चलेगा। यह ठंडी आग तुम्हें जलाएगी नहीं, तुम्हारी नीच कुलक्षित आत्माओं को बुरी तरह तड़पाती रहेगी। सदम की इस तामसिक जकड़ से छूट नहीं सकता तू प्रेत। तू मुझे जकड़ सकता है सदम, पर मेरा प्रेत रूप को नहीं। मेरा प्रेत रूप एक बार मुझ पर हावी हो जाए तो विनाश निश्चित है, और इस बार विनाश तुम्हारा होगा। मैं वाकई इसकी जकड़ से नहीं छूट पा रहा हूँ। गलती हो गई। त्रिमुंड की शक्ति से सबसे पहले इसे भस्म कर देना चाहिए था। सदम की पाप सेना को हमने एक बार हरा दिया था, पर बार्डेलो और उसकी सेना के आने से इनके हौसले दोबारा बुलंद हो गए हैं। हमें पूरी ताकत लगानी होगी प्रेत मंडली। टेंशन न को बेबी, प्रेत मंडली है ना।
शाबाश साथियों, बंधक बना लो इन सबको। निश्चित हो जाइए बाबा, स्थिति हमारे नियंत्रण में है। नॉट सो सून माय हनी चाइल्ड। बेबी! अनर्थ हो गया। ड्रैकुला ने बेबी का रक्त दूषित कर दिया है। यानी बेबी वैम्पायर बन जाएगी। आहा, अब जाकर तृप्ति मिली। इन मुर्दों और रूहों के बीच में इस एक सशक्त सदात्मा के लहू ने मुझे मेरी खोई शक्तियाँ लौटा दी और साथ ही मुझे मेरा सबसे ताकतवर अनुयायी भी दे दिया। अब यह लड़की और इसकी शक्तियाँ मेरे अधीन हैं। यह बनेगी मेरी वैम्पायर सेना की सेनाधीश। मैंने इसमें वो वैम्पायर शक्तियाँ समाहित की है जिनकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा, प्रेत अंकल, मुझे बचाओ। मैं तेरा वह हाल करूँगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता ड्रैकुला। ठहरो जैकब, हमें पहले बेबी को संभालना होगा। जिस ड्रैकुला ने संभाल लिया उससे तू क्या संभालेगा मुर्दे? जिसे ड्रैकुला ने संभाल दिया उससे तू क्या संभालेगा मुर्दे? अब यह मेरी जागीर है, मेरी सिपाही, मेरी फाहिरी। इशी हा हा हा। तुम्हारी फायरी दूषित हो चुकी है मृत्युलोक के योद्धाओं। इसके रक्त में ड्रैकुला की वैम्पायर शक्ति दौड़ रही है और अब यह तुम सबको कराएगी रक्त स्नान। इसके दूषित रक्त का स्नान तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें अशक्त बना देगा। पंचम अध्याय समाप्त। एक कारण बताओ, हम तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करें? क्योंकि यदि तुमने विश्वास नहीं किया तो अफसोस करने के लिए जीवित नहीं रहोगे। धमकी की भाषा रोबो को समझ में नहीं आती बूढ़े। यह धमकी नहीं, चेतावनी है मूर्ख। महारावण यदि हमारी दुनिया में प्रवेश कर गया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। यह अंतिम अवसर है, या तो साथ मिलकर कार्य करो, अन्यथा क्या नायक क्या खलनायक सबका अस्तित्व मिट जाएगा। यहाँ कोई रामानंद सागर की रामायण नहीं चल रही है। मुझे यकीन नहीं कि महारावण जैसी किसी शक्ति का अस्तित्व भी है, पर मुझे यकीन है रोबो। महात्मा कालदूत कभी झूठ नहीं बोलते और यदि ये इच्छाधारी नागों के हित से हटकर संपूर्ण मानवता के विषय में सोच रहे हैं तो वाकई खतरा गंभीर है। चलो मान भी लिया कि यह नाग सच कह रहा है, तो भी उस महारावण को रोकना हमारे लिए क्या बड़ी बात होगी। यदि यह कार्य इतना आसान होता तो विचित्र ब्रह्मांड रक्षक ही इसे अंजाम दे देते। महारावण में सात्विक व तामसिक दोनों शक्तियों का समावेश है। महादेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त है उसे। हम सभी उससे लड़ तो सकते हैं परंतु उस पर परास्त नहीं कर सकते। उसे परास्त करने का एक ही तरीका है, हमें समुद्र मंथन करके उस शक्ति को प्राप्त करना होगा जो महारावण का वध करे। मुझे अब भी इस बकवास पर यकीन नहीं है। हमें समुद्र में लस्सी फेंटने की जगह दुनिया को बचाने पर ध्यान लगाना चाहिए। पश्चिम अध्याय आरंभ। समुद्र मंथन। तुमने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है तो तुम्हें पता होगा कि समुद्र मंथन से अमृत भी बाहर निकला था। जरा सोचो, अगर समुद्र मंथन से पूर्ण अमृत निकलता है तो हम महाखलनायक अमर हो सकते हैं। तुम्हारी बात में दम तो है नगीना। हमें आईसीयू से भी इस विषय में बात करनी होगी। आखिर सभी महाखलनायकों का एकता होना आवश्यक है। हमें इस विषय में अपने साथियों से मंत्रणा के लिए समय चाहिए। अवश्य, परंतु ध्यान रखना समय हमारे पास बेहद सीमित है। समुद्र मंथन और उसके उद्देश्य प्राप्ति में कितना समय लगने वाला है उसका हमें कोई अंदेशा नहीं है। यदि इस बीच महारावण ने इस आयाम पर आने का मार्ग ढूंढ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो यहाँ वापस आना महारावण की आखिरी भूल होगी बुड्ढे। इस तुच्छ मनुष्य का यह दुस्साहस कि यह महात्मान का निरादर करे। भूमंडा अभी इसके आंतरिक शरीर का भूमंडल सदा के लिए बिगाड़ देगा। शांत सर्पराज, इन खलनायकों को इनका सही स्थान दिखाने में हमें पल भर भी नहीं लगेगा, परंतु अभी हमें समुद्र मंथन हेतु इनकी आवश्यकता है।
महात्मान सही कह रहे हैं पंचनागो। इन महाखलनायकों के मंतव्य पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह आईसीयू के रूप में एकजुट होकर धरती के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी असली मंशा दुनिया को अपने इशारे पर नचाने की है। एक बार यह समुद्र मंथन संपन्न हो जाए, फिर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक आईसीयू को उसी तरह बंधक बनाएंगे जैसे उन्होंने उस दानव अडिग को बनाया है। आईसीयू इन्वेंशन कंट्रोल यूनिट के बारे में जानने के लिए पढ़े सर्वनायक श्रृंखला का 3य अध्याय सर्व संग्राम। तो क्या कहते हो साथियों, यदि हम यह समुद्र मंथन सफल हुआ तो यकीनन हम महाखलनायक पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे, परंतु विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं तो खुश था कि ये कमबख्त गायब हो गए। अब डर ये है कि इनकी ही तरह कहीं ब्रह्मांड रक्षक भी वापस ना आ जाए। अशुभ अशुभ बोलो। एक बार समुद्र मंथन की शक्तियाँ हमारे हाथ में आ जाए, फिर क्या ब्रह्मांड रक्षक, क्या विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक, सभी हमारी कदमों की धूल में होंगे। एक बार अमृत हाथ में आ जाए, फिर हम धरती के नए रहनुमा होंगे और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक होंगे हमारे अधीन। अब स्थिति मेरी कुछ समझ में आ रही है। मुझ पर पहले जिस दल ने आक्रमण किया था वह दल महानायकों का है, जो कि स्वयं को विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक के नाम से संबोधित करते हैं। उनके विलीन होने के पश्चात जिस समूह ने मुझ पर आक्रमण किया वह इस युग को महाखलनायकों का है, जो कि स्वयं को आईसीयू कहते हैं। आईसीयू के आकस्मिक आक्रमण ने कुछ पलों के लिए मुझे स्तब्ध कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर इन महाखलनायकों ने मुझे बंधक बना लिया। अब मैं पूर्णतः अपने आवास में आ चुका हूँ और यह नहीं जानते कि मेरी अति तीव्र श्रवण शक्ति इनकी खुसफुस आराम से सुन सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।